नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप भी पूछना चाहते हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल तो फोन उठाइए और नोट कीजिए हमारा नंबर 022-2300-1634 या फिर 022-2300-1635 पर भी पूछ सकते हैं आप अपने सवाल। और आज दो खास मेहमान हमारे साथ हैं शो में शामिल। परिचय करा दें, केडिया कमोडिटी के अजय केडिया हैं और साथ ही LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी का भी करते हैं शो में स्वागत। बहुत स्वागत करते हैं अजय जी और साथ ही जतिन जी, आप दोनों का। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रुपए से ही, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से रुपए ने निचले स्तर को छुआ है और रिकॉर्ड गिरावट रुपए में हमें देखने को मिली है। $1 का भाव आज 82 रुपए 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। तो ये रुपए की जो गिरती हुई चाल है वो लगातार जारी है। अजय जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से रुपए ने गोता खाया है, ये कमजोरी और बढ़ेगी? 10% तक की गिरावट हमने देखी है कम से कम इसी साल में। वेरी गुड इवनिंग नेहा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो स्वाति जी, डेफिनेटली अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर जिस ढंग से पहले थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लग रही थी, खासकर कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल हम 8190 के करीब थे और लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर ही हमने रुपए में गोता लगाते हुए देखा। जिस ढंग से ओपेक ने प्रोडक्शन कट की बात की, उसके बाद कंसर्न्स पूरे ही ग्लोबल मार्केट में एनर्जी को लेकर बन गया था, जिसके चलते एक प्रेशर हमने इस पे भी देखा। साथ में वर्ल्ड बैंक ने भी जो डाउनग्रेडेशन किया है इंडियन मार्केट को, उसका भी एक असर आता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट आज शाम का जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आना है वो रुपए पे भी इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज ये आगे की रणनीति डिसाइड करेगा कि वेदर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक आगे कितनी और करेगा। बिकॉज सोमवार के सेशन में हमने देखा था यूएन ने फटकार लगाते हुए एक अलर्ट दिया था कि अगर इसी तरीके से सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहेंगे तो डेफिनेटली रिसेशन की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आज के डेटा के बाद ये देखना होगा कि फेड का स्टैंड कैसा रहता है और आई थिंक आरबीआई अगले हफ्ते से थोड़े बहुत और स्टेप्स मेजर्स लेते हुए दिखाई देगी, जिसके बाद थोड़ी सी जो मजबूती वापस लौटती हुई दिखाई देगी। बट इन ऑल अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो मुझे लगता है 80 to 90 से लेके 80 to 10 का जो ब्रॉडर रेंज है, ये रेंज के अंदर रुपया ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। जतिन जी, आपको क्या लगता है, अगर हम थोड़ा सा साल के अंत तक प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो रुपया कहां तक जाता हो आपको नजर आ रहा है? कमजोरी और गहरा सकती है? जितने भी हम यहाँ पर फैक्टर्स यहाँ पर अभी दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, ग्रोथ की चिंता है, फॉरेक्स रिजर्व 2 साल में सबसे कम है, मजबूत होता डॉलर है, महंगा क्रूड है, इसको देखते हुए साल के अंत तक क्या फोरकास्ट करते हैं आप? स्वाति, देखिए जिस तरह से ट्रेंड है वो डेफिनेटली रुपए के लिए वीक जो है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को मेन जो है वो कंट्रोल करने की जो स्थिति है ग्लोबली सभी जगह से, ये जो स्टेप्स हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक की जो साइकिल चल रही है अभी पिछले 6-8 महीनों से स्ट्रांगली, वो और कंटिन्यूड रहनी चाहिए। क्योंकि ग्रोथ को थोड़ा सा पीछे रखते हुए अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है। हालांकि इंडियन शोज में अगर हम देखें तो आरबीआई की तरफ से स्टांस जो है काफी बेहतरीन रहा है, जहां पर ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हुए चल रहे हैं। लेकिन ग्लोबली अगर आप पिक्चर देखें तो इन्फ्लेशन को ज्यादा वो लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना कि ग्रोथ को, बिकॉज ग्रोथ में काफी डेवलप्ड नेशंस हैं, तो ये थोड़े बहुत स्टेप्स पीछे आ जाएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है अगर ग्रोथ पाथ जो है वो हमारी अटक जाती है। तो रुपए के लिए सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि डॉलर के सामने रुपया जो है वो कमजोर जो है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करें, जहां पर यूरो के साथ अगर रुपए की तुलना करें या ब्रिटेन पाउंड के सामने तुलना करें या जापानीज येन के साथ भी तुलना कर लें, तो वहां पर रुपए की जो गिरावट है वो इतनी नहीं है। वहां की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा रैपिडली वीक है कंपेयर टू इंडियन शोज। तो मुझे लग रहा है सिर्फ डॉलर और रुपये के माध्यम से हमें तुलना नहीं करनी चाहिए इकोनॉमी की स्थिति को। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये जो है फोरकास्ट रहनी चाहिए। यस, डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जब तक 8150 का जो लेवल ब्रीच नहीं करता है ऊपर की तरफ में रुपया, तब तक ये जो वीक ट्रेंड है वो कंटिन्यूड रहेगा। 83 एक नियर टर्म टारगेट है हमारा, जो आई थिंक दिवाली के पहले पहले देखने मिल सकता है। 83 ऑन द लोअर एंड, और उसके बाद 83 के भी बियॉन्ड अगर वीकनेस कंटिन्यूड रहती है बिकॉज ऑफ जो हायर इन्फ्लेशन चल रहा है यूएस का, और उसके वजह से जो भी स्टेप्स लेंगे आगे चलते हुए फेडरल रिजर्व, उसके कारण 83 का एक बैरियर जो शायद एक नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा।
तो अभी फिलहाल हम ये आंक रहे हैं दिवाली तक के जो लेवल्स हैं 83 के तक के पकड़ के चल रहे हैं और उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर तक अगर हम देख लें तो 84-50 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हो सकते हैं रुपए के लिए। ओके, तो जतिन जी ने दिया रुपए पे एक और अलग सा पर्सपेक्टिव। यहाँ पर कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं और चर्चा भी बीच बीच में हम करते रहेंगे बाकी कमोडिटीज की भी। इंदौर से रचित इस वक्त हमारे साथ है, जानते हैं उनका सवाल। अजय जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए सवाल क्या है आपका। मैडम, मेरा सवाल सोयाबीन पे है। सोयाबीन में कितनी तेजी और कब तक आ जाएगी? सोयाबीन में कितनी तेजी कब तक आ सकती है? अजय जी, सोयाबीन पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, सोयाबीन में हमने देखा सोइंग का एरिया काफी बड़ा था, प्रोडक्शन एस्टिमेट भी काफी अच्छा बताया जा रहा है, बट जिस ढंग से अभी वापस महाराष्ट्र में तो बरसातें चालू हो चुकी है, उसका इम्पैक्ट भी हम देखेंगे कि अराइवल्स में भी डिले होगा, जिसका एक सपोर्ट, एक टेंटेटिव सपोर्ट हम प्राइजेस में जरूर आते हुए देख पाएंगे। तो हो सकता है यहाँ से 150-200 पॉइंट की तेजी मिल जाए प्राइजेस में, बट ज्यादा बड़ी तेजी का रिव्यू मत लेके चलिए, बिकॉज क्रॉप साइज भी अच्छी है और सामने इस बार मस्टर्ड की भी सोइंग अच्छी बताई जा रही है। ग्लोबल मार्केट में भी जो गिरावट आई है उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो आई थिंक टेम्पररी सोयाबीन में एक बाउंस देखने मिल सकता है जो 52-5300 तक का लेवल दिखा दे, बट अगला जो 7-8 दिन है वो अराइवल डिले की वजह से ये तेजी है। तो हो सकता है अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक तक थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बट ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि अराइवल प्रेशर की वजह से वापस प्राइजेस में दबाव बनना चालू हो जाएगा। ओके, ये तो रही सोयाबीन पर आए। अब यूपी से कपिल हमारे साथ हैं अपने सवाल के साथ। कपिल जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपका सवाल किस पर है? सर, मैं सरसों के बारे में पूछना चाहता हूँ। अब सरसों में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ओके, सरसों पर क्या व्यू है आपका अजय जी? देखिए, सरसों के अंदर सोइंग होनी है और जिस ढंग से वेदर फेवरेबल है सरसों के लिए, बिकॉज हम जानते हैं जीरा या बाकी कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो ये सब वेदर सेंसिटिव क्रॉप है, और जिस ढंग से इस बार लेट बरसाते हैं तो हो सकता है कि सरसों की सोइंग भी थोड़ी बहुत डिले होगी, जिसके चलते हमने पिछले 2-3 दिनों में तेजी बढ़ते हुए देखी है। हाजिर के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है इधर भी 150-200 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है, जो 6500 का लेवल दिखा दे। बट अगेन एरिया बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह पिछले साल गवर्नमेंट ने भी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें की है, उसके बाद मुझे लगता है इस बार भी सोइंग बढ़ेगी, क्योंकि सोयाबीन में भी हमने 9% की एमएसपी बढ़ते हुए देखी थी। तो मस्टर्ड में भी थोड़ा मुझे लगता है कि अगर एमएसपी बढ़ जाए या ड्यूटीज के ऊपर गवर्नमेंट रिव्यू करती है तो टेम्पररी एक तेजी मिल सकती है। नवंबर 15-20 के बाद मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट आना वापस स्टार्ट हो जाएगा, बट नवंबर 15 तक सोइंग के फिगर तक प्राइजेस में एक सपोर्टनेस बना हुआ रहेगा। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं। जगदीश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जगदीश जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपका सवाल किस पर है? मेरा ग्वार के ऊपर है जी। ओके, कितना ग्वार लिया आपने? हाँ, ग्वार है साहब अपने। ओके, चलिए ग्वार पर सवाल है अजय जी इनका। अब तो आज काफी एग्री कमोडिटीज पर सवाल आ रहे हैं और ग्वार में हमने देखा भी बिकवाली काफी ज्यादा बढ़ी है। फिलहाल क्या कर सकते हैं अजय जी ग्वार में? देखिए, रिसेंटली ग्वार का सेमिनार भी हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे हमने देखा कि ओवरऑल इस बार क्रॉप साइज जो बताया जा रहा है वो 1 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है, जिसके चलते पहले भी हमने प्राइजेस में बड़ी फॉल आती हुई देखी। कुछ डैमेजेस की वजह से प्राइजेस में जंप जरूर आया था। टेक्निकली अगर देखें तो हम 5100 के ऊपर अभी एज ऑफ नाउ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अक्टूबर और नवंबर महीना मंदी में रहेगा, जो 4650 से 4700 तक का लेवल दिखा देगा, बट ज्यादा बड़ा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं। जिस ढंग से एनर्जी क्राइसिस चल रहा है तो यूएस यूके यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाने की जो कवायद चल रही है, इसमें गवार गम के एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक टेम्पररी 15-20 दिन महीना भर मार्केट में गिरावट है, जो 4650 तक का लेवल गवार सीड में और 8800 का गवार गम में मिल जाएगा। बट नवंबर 12-15 तारीख के बाद से गवार कॉम्प्लेक्स में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। ओके, तो ये तो रहा स्ट्रैटेजी ग्वार सीड पर। गाजियाबाद से शौर्य हमारे साथ है। शौर्य जी, स्वागत करते हैं, आप बताइए आपका किस पे सवाल है? से ये क्रूड पे और जी फिर से सवाल पूछेंगे शौर्य? हाँ, ये डॉलर के बढ़ने हाँ। से क्रूड पे और आरबीआई ने कहा था कि $80 तो क्या, तो फिर हम उसमें इंटरफेयर करेंगे, तो अब क्या मेजर ले सकते? ओके, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं।
क्रूड पर और गोल्ड पर आप बड़े इम्पैक्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। चर्चा शुरुआत में कुछ हो चुकी थी, पर हाँ डेफिनेटली डॉलर जैसे मजबूत हो रहा है। अजय जी, मैं आपसे व्यू जानना चाहूंगी, जो हमारे दर्शक शौर्य जानना चाह रहे हैं, डॉलर और क्रूड पर क्या आप आने वाले दिनों में इम्पैक्ट देखते हैं अब? देखिए, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में हमने 114 का लेवल लगते हुए देखा 20 साल के हाई पे, उसका एक नेगेटिव असर पूरे ही कमोडिटी पैक पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट अभी कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो ओपेक ने जिस ढंग से अनाउंसमेंट किया कि 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट किया जाएगा नवंबर ऑनवर्ड, उसके बाद प्राइसेस में जंप आया। चाइना मार्केट भी अगले हफ्ते से मार्केट में एक्टिव रहेगा, तो डिमांड एक रिवैम्प होते हुए दिखाई दे रही है। तो आई थिंक ब्रेंट हम जल्द वापस 102 103 डॉलर का लेवल देख पाएंगे। ब्रेंट के अंदर भी 92 93, और कच्चा तेल डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट आई है इसका भी सपोर्ट मिलेगा, जो 77 7800 का लेवल दिखा देगा। आज शाम को नॉन फार्म का डेटा आना है, जिसकी वजह से एक वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। बट ओवरऑल अगर अगले हफ्ते तक की भी बात करें तो कच्चा तेल मुझे काफी फेवरेबल लग रहा है। कच्चे तेल में अभी भी बाय करके चला जा सकता है। ओवरऑल 7700 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। ओके, यूपी से राज इस वक्त हमारे साथ है। राज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल पूछिए है सर, सवाल। हेलो, मेरा सवाल जी है जी, कि सर से सर। सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ, मुझे आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर में जानना था। शाम के सत्र के लिए गोल्ड और सिल्वर में। ओके, शाम के सत्र के लिए गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? अजय जी आप बताइए, और फिर जतिन जी आपकी भी राय लेना चाहेंगे इन दोनों ही कमोडिटीज पर। बिल्कुल, जिस ढंग से हमने पहले भी कहा था कि फेड की मीट या मीटिंग जब भी होती है उसके पोस्ट हम सोने चांदी में जबरदस्त तेजी देखते हैं। तो लगभग हमने $100 से ज्यादा की तेजी देख चुके हैं। शाम का डेटा अच्छा दिखाई देता है, बट जो चीज अच्छी दिखती है वो होती नहीं है। तो मुझे लगता है अच्छी बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग सोने में देखने मिल सकती है शाम के सेशन में, जो 51,750 तक का लेवल दिखा सकता है। उस ड्रॉप पे हम फिर से बाइंग के लिए देखेंगे। इंटरनेशनल मुझे लगता है 1685 1685 तक का लेवल मिलेगा। बट मेरा ज्यादा व्यू गोल्ड के एवज में चांदी ज्यादा बुलिश लग रही है। ऑलरेडी चांदी में हमने एक ब्रेकआउट भी देखा है। हो सकता है शाम के सेशन में एक ड्रॉप मिले चांदी के अंदर, बट बाय ऑन ड्रॉप रखिए। फेड का ये इंपैक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है ये डेटा के बाद, तो मुझे लगता है चांदी ज्यादा आउट परफॉर्मिंग करते हुए दिखाई देती है। तो शाम के सेशन में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। एक ड्रॉप मिलेगा, उस ड्रॉप के बाद हमें सोने और चांदी में लेकर चलना चाहिए फिर से। बिल्कुल, जतिन जी आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा हल्की मुनाफा वसूली सोने में देखने को मिल रही है, 52,000 के करीब बना हुआ है। पर जैसा बार बार चर्चा हो रही कि यूएस के रोजगार डेटा भी सामने आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। तो उससे पहले आपको लगता है कि शाम के सत्र में सोने में कोई ट्रेड लेना चाहिए? एंड एट द सेम टाइम चांदी पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। अच्छी खासी मजबूती यहाँ बनी हुई है और कीमतें हम देख रहे हैं 61,000 के ऊपर बरकरार है। तो अगले हफ्ते में आप चांदी की चाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? सॉरी, ये बुलियंस में दोनों ही बुलियंस में एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने मिली है। गोल्ड की अगर हम बात कर लें तो ऑलमोस्ट 6% की रैली जो है वो देखने मिल गई है। 49,000 से लेके 52,000 पे आज हम खड़े हैं। ऑलमोस्ट ये पिछले हफ्ते 10 दिन के जो डेटा है, हफ्ते 10 दिन के अंदर 6% की रैली गोल्ड के अंदर देखने मिली है। एक नीजक रिएक्शन का वेट करना चाहिए। जैसे अजय जी ने भी बताया कि जो इवनिंग का जो डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी नॉन फार्म पेरोल का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, ये काफी महत्वपूर्ण रहता है फेडरल रिजर्व के पॉलिसी अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी जो आंख है उनकी बनी रहेगी कि डेटा किस तरह से आता है और किस तरह से उनकी रीडिंग रहती है उस पर। तो यहाँ पर मैं एडवाइस ये दूंगा कि डेटा का जो 15 मिनट तक का जो इफेक्ट रहेगा उसको साइडलाइन होने दीजिए। 6:15 तक कोई भी ट्रेड ना करें। 6 बजे से लेकर 6:15 के बीच में वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, तो उस बीच में ट्रेड ना लें क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 6:15 के बाद जो ड्रॉप रहता है प्राइसेस में, उस लेवल पर बाय करने की सलाह दूंगा मैं। एज ऑफ नाउ जो चार्ट्स कह रहे हैं वो है अराउंड 51,800 से लेके 51,700 के आसपास के अगर प्राइसेस मिलते हैं तो डेफिनेटली बाय करके चलना है। लेकिन 6:15 के बाद अगर प्राइसेस 51,500 के भी नीचे अगर स्लिप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा, तो फिर अवॉइड करना है, बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि 51,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 51,500 के नीचे अगर प्राइसेस फिसल जाते हैं तो एक बड़ी गिरावट जो है वो उसके अंदर गहरा सकती है गोल्ड के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये कॉल है। जो पोजिशनली और जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखते हैं उनके लिए चांदी मैं प्रीफर करूंगा ट्रेड देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, क्योंकि चांदी के अंदर आउट परफॉर्मेंस जो है फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट के बाद एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, जहां पर प्राइसेस आज
ऑलमोस्ट एक बड़ी जो रेंज है उसने तोड़ दी है, जो पिछले महीने भर से जो रेंज चल रहा था उसका चांदी का, जहाँ पर 60,000 का एक बैरियर बना हुआ था और नीचे में 56,000 से लेके 58, 59 इस बीच में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। तो अब ये जो 59 का जो बैरियर उसने तोड़ा है, उसके बाद ये जो 61 के आसपास जो अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है 61,000 से लेके 60,500 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। यहाँ पर अगर प्राइसेस मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय करके चलना है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आज के जो डेटा है उसके पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। और हायर साइड में मेरे जो टारगेट्स हैं वो 1 से 2 हफ्ते के हिसाब से अराउंड अबाउट 63,500 से लेके 63,000 के जो टारगेट्स हैं मैं ये लेके चल रहा हूँ। जब तक ये टारगेट्स नहीं आते तब तक मेरा जो बाइंग पर्सपेक्टिव है वो बना हुआ है। और लोअर साइड में जैसे मैंने बताया कि 59,000 एक इंपॉर्टेंट बैरियर उसने ब्रीच किया है, तो अब वो जो बैरियर था वो अब उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो 59 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक व्यू मेरा पॉजिटिव है और 63,500 के टारगेट्स मेरे इंटैक्ट है सिल्वर। ओके, ये तो गोल्ड सिल्वर पर हुई बात। नीमच से गोविंद जी हमारे साथ एक और कॉलर है। गोविंद जी स्वागत करते, बताइए आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल है कि एमसीएक्स पर सिल्वर 61,500 के समथिंग मिल रही है और हाजिर बाजार में हमें 59 में मिल रही है 59 में, तो एक तो अंतर है। दूसरा मेरा है कि मैं कमोडिटी से कैसे जुड़ सकता हूँ? ओके, अजय जी चांदी पर ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे और एक ब्रॉडर इनका सवाल है कि ये कमोडिटी से कैसे जुड़ सकते हैं। मैं चांदी में पहले राय लेना चाहूंगी आपसे। देखिए चांदी में ओवरऑल आउटलुक तो पॉजिटिव है। जिस ढंग से हमने देखा शॉर्ट स्क्वीज बना हुआ था मार्केट के अंदर और हमने देखा कि इंटरनेशनल में जो लीजिंग रेट है उसमें बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखा था, जिसके बाद $17.5 से लगभग हमने $22 का लेवल छूते हुए देखा। आई थिंक 22 के लेवल तोड़ने पे हम 23-24 का भी लेवल देख पाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। और दूसरा सवाल इनका है कि मैं कमोडिटी से कैसे जुड़ सकता हूँ। तो पहला जो आपने फिजिकल में जो मैंने सही सुना कि आप 60,000 के नीचे आपको अवेलेबल है, तो देखिए थंब रूल बोलता है सस्ते में लीजिए महंगे में बेचिए। जब आपको अगर 59,000 में चांदी अगर मिल रही है तो फिजिकल में 59,000 में लीजिए। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त आपका 61,500 का भाव चल रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा करके एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। तो फिजिकल में लेकर आप फ्यूचर में बेच सकते हैं। फ्यूचर की जो डिलीवरी है वो दिसंबर वायदे की रहती है। इस ढंग से आप सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर है उनसे आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपको और अच्छी जानकारी दे पाएंगे। बट बहुत बार होता है कि जब फिजिकल में महंगा और फ्यूचर में सस्ता मिलता है तो काफी जन फ्यूचर में लेकर फिजिकल में डिलीवरी देते हैं। तो इस तरीके कैश एंड कैरी के अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर और स्पॉट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी बनती है। इस ढंग से आप जुड़ सकते हैं। साथ में ऑप्शंस भी अब आ चुके हैं कमोडिटीज के अंदर, जिसके चलते आप जैसे बुकिंग्स करते हैं बुलियन से, तो वैसे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आप ऑप्शन के जरिए भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर पाते हैं। बट सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स है उनके पास आप जाइए तो वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे। ओके सर, एक और कॉलर से चलिए बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। मंजीत इस वक्त हमारे साथ है राजस्थान से। मंजीत जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैं एक किसान और मुझे कॉटन के बारे में जानना है। ओके, कॉटन केक पर ये राय लेना चाहता है अजय जी, क्या करें? देखिए ओवरऑल जो इस बार कॉटन का एरिया बढ़ा है, प्रोडक्शन एस्टिमेट्स काफी अच्छे बताए थे, बट रिसेंटली जो बरसाती हुई है उसके बाद कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हुई है। तो हमने कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी लगभग 2250 से 2400 का लेवल छूते हुए देखा है। एज ऑफ नाउ अराइवल थोड़े से डिले हैं और क्रॉप को भी डैमेजेस है, जिसकी वजह से ये तेजी है। तो हो सकता है अगले 2-5 दिन तक मार्केट में तेजी रहेगी जो 2480-2500 का लेवल दिखा दे। बट ओवरऑल अगर बात करें तो इस बार अराइवल्स कैसे रहेंगे दैट विल बी मच इंपॉर्टेंट। बट मुझे लगता है अभी एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगले हफ्ते तक मुझे लगता है 2480-2500 तक का एक टेम्पररी जंप हम कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देख पाएंगे। ओके, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जरा कच्चे तेल पर भी। तेजी बढ़ रही है यहाँ पर। ब्रेंट के 95 के स्तर को ब्रेंट ने पार कर लिया है। अभी बस कुछ ही समय पहले ही ओपेक प्लस के उत्पादन घटाने के फैसले के बाद हम देख रहे धीरे धीरे कीमतों में तेजी बढ़ रही है। जतिन जी, शाम के सत्र के लिए कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी अभी कोई रखे? ट्रेंड के साथ ही दूंगा मैं कॉल। जो ओपेक प्लस की जो मीटिंग है उसके बाद के अपडेट्स के हिसाब से ट्रेंड जो है फिलहाल अभी पॉजिटिव का है। जिस तरह से ओपेक प्लस ने अपडेट्स दिए हैं कि मोर देन 1 मिलियन बैरल जो है वो कट होने वाले हैं
अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन बैरल्स तक की कट्स जो है वो अनुमान है। बट टेंटेटिव डेट्स जो है वो फाइनलाइज नहीं है, कब से होने वाला है और कब तक ये होने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक ये पर्सपेक्टिव जो है अगर हो जाता था मार्केट के अंदर तो बहुत बड़ा स्पाइक आ जाता प्राइजेस के अंदर, लेकिन अभी जो है वो प्राइजेस धीरे धीरे अपनी गति जो है बढ़ा रहा है, प्राइजेस हायर की तरफ हायर और अराउंड अबाउट $100 की जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है उस तरफ ट्रेंड पकड़ते हुए चल रहे हैं। साथ ही साथ में जब तक कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती, जैसे कि यूएस का स्टेटमेंट आ जाता है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो सामने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ा देगा क्योंकि ओपेक की तरफ से जो कट आने वाले हैं तो उसको न्यूट्रल करने के लिए वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो जब तक ऐसी कोई अपडेट्स नहीं आ जाती तब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। सो ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि ऐसी कोई ट्रिगर्स के लिए वेट करें, जब तक ऐसा कोई ट्रिगर नहीं आता है तब तक पॉजिटिविटी का ट्रेड देखने मिलेगा क्रूड के अंदर। गति जो है वो ऐसी तरह से रहेगी, 0.5%, 1%, 1.5% की जो तेजी है वो बनी रहेगी एवरी डे। और जब भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ जाएगा कि कट किस डेट से होने वाला है और कब तक रहने वाला है, तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिल सकता है क्रूड के अंदर, जो उसको और एक बड़ा उछाल दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं। लेवल वाइज अगर मैं देख लूँ तो 73.40, 73.30 एक आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहां पर प्राइसेस मिलते हैं तभी एंटर करना है। थोड़ा एलिवेटेड है प्राइसेस आज इंट्राडे के हिसाब से, और टारगेट्स जो है अराउंड अबाउट 7400 से लेके 7440 ये जो टारगेट्स है पकड़ के चलना है। बाय ऑन डिप का मार्केट है क्रूड ऑयल, 70 to 90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है डे ट्रेडर्स के लिए, एडवाइस है। ओके, क्रूड पर बात हुई, अब मध्य प्रदेश से कपिल जी का सवाल भी जान लेते हैं। कपिल जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा केडिया सर से सवाल है, सोयाबीन पे सवाल है मैम। जैसे कि अभी अब सोयाबीन का अराइवल का सीजन आने वाला है, सोयाबीन अब मंडियों में आवक जोरदार बढ़ेगी, तो ऐसे में डाउन साइड में क्या भाव दे सकते हैं, नीचे में क्या भाव आ सकता है मैम सोयाबीन का? क्या 4000 से नीचे भी आ जाएगा क्या सोयाबीन का भाव? सोयाबीन में ओके, क्या लगता है आपको 4000 के नीचे भाव आएंगे अजय जी? देखिए, जिस ढंग से क्रॉप साइज और ग्लोबल मार्केट में जो प्रेशर बनना है, डेफिनेटली ये 4200 तक हम लोग एस्टिमेट करके चल रहे हैं। बट ध्यान रखिए अभी जो बरसातें हुई है और जो अराइवल्स डिले है, तो टेम्पररी हो सकता है 150-200 पॉइंट की तेजी बन जाए। बट डेफिनेटली एक बार मस्टर्ड की सोइंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इस बार सोइंग फिगर नो डाउट पिछली बार के फिगर्स तक तो नहीं जाना चाहिए, बट अगर सोइंग अच्छी रहती है तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्च तक ट्रेंड वीक ही रहेगा। 4000 के नीचे डाउटफुल है, बट 4200 तक का लेवल हम देख सकते हैं। 42-50 तक के लेवल हमें लगता है कि ओवर द पीरियड अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मिल जाना चाहिए सोयाबीन में। ओके, अहमदाबाद से शालिनी इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी करते हैं बात। शालिनी जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है कॉटन सीड केक पे। ओके, कॉटन केक पर सवाल है, लिया हुआ है आपने? हाँ मैंने लिए हुए 3। ओके ठीक है, कॉटन केक पर एक और सवाल है अजय जी। जैसा कि आपने बताया कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखे शालिनी जी कॉटन केक में? देखिए, एज ऑफ नाउ अराइवल थोड़े से डिले हुए हैं और डैमेजेस जो रिपोर्ट हुई है उसकी वजह से कॉटन में और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों में हमने थोड़ी बहुत तेजी देखी है। कॉशियस रहिए, बड़ी पोजीशन ना बनाइए, क्योंकि ये टेम्पररी है। अक्टूबर 20 तारीख तक हम देखते हैं कि अराइवल का प्रेशर मार्केट में मंडी में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो टेम्पररी मुझे लगता है ये 2500 तक का लेवल दिखा दे, बट टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। पिछली बार तो हमने बैलेंस शीट काफी शॉर्ट में देखी थी, जिसकी वजह से एक बड़ी रैली बनी थी इसमें, बट इस वक्त मार्केट कंफर्ट जोन पे है, तो शॉर्ट टर्म में अगले हफ्ते में अगर हम 2500 तक मिले तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी मंदी अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है। 20 अक्टूबर के बाद अराइवल कैसा है, क्रॉप साइज के आकलन थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी, वेदर कंडीशंस भी देखते हुए, तो हम और आगे रिव्यू करेंगे, बट टाइमिंग 2500 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक दिखा सकता है। जी बहुत धन्यवाद करेंगे आप दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। अजय जी और जतिन जी, थैंक यू सो मच। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आज के लिए बस इतना ही।